आपका नेक्स्ट टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं किसको है। ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल बराबर हो, ऐसे क्षेत्र को एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मानकर चलिए ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसकी पहली प्लेट को धन आवेश तथा दूसरी प्लेट को ऋण आवेश दिया जाता है। जैसे ही हम इन प्लेटों पर धन आवेश देते हैं तो यह धन आवेश एक समान रूप से इनके पूरी प्लेट पर वितरित हो जाता है। कुछ इस तरह से ऊपर की प्लेट धन आवेशित और नीचे की प्लेट ऋण आवेशित। माइनस 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 माइनस। अब इन प्लेटों के बीच में एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। क्योंकि जो बल रेखाएं चलेंगी वो प्लस से माइनस की तरफ चलती हैं, तो आप इसमें इस तरह से तीर के चिन्ह द्वारा दर्शा सकते हैं। मानकर चलिए ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। गणना करने के लिए इनके जो x अक्ष और y अक्ष है वो इस प्रकार से है। ये x अक्ष हो गया और इसका ये y अक्ष हो गया। x अक्ष और y अक्ष। अब क्या करेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न हो गया। अब देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। अब हम एक कण लेंगे, मानकर चलिए वो आवेशित कण हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। माना स्मॉल n द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराया जाता है। तो जैसे ही हम इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? माइनस का आवेश होता है। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लेटें हमने ली हैं, दोनों को अलग अलग आवेश आपने दिया है, एक को धन आवेश और दूसरी को ऋण आवेश, तो क्या होगा, आवेशों का युग्म होगा प्लस और प्लस के बीच, प्लस हो गए प्लस के बीच। और कैसे युग्म बनते हैं? ये सजातीय युग्म बनते हैं, सजातीय आवेश बनते हैं। और सजातीय आवेशों में कैसा बल लगता है जी? प्रतिकर्षण का। प्रतिकर्षण बल लगता है जब दोनों ही आवेश प्लस व प्लस के हो या फिर माइनस व माइनस के हो। माइनस व माइनस भी हो सकते हैं, प्लस व प्लस भी हो सकते हैं। तो दोनों ही युग्म कैसे हैं? सजातीय है। और सजातीय युग्म में या सजातीय आवेशों में कैसा बल लगता है जी? प्रतिकर्षण बल लगता है। एक युग्म होता है कौन सा? एक युग्म होता है प्लस व माइनस वाला। प्लस व माइनस वाला, प्लस व माइनस वाले युग्म को कहते हैं विजातीय आवेश। विजातीय आवेश। विजातीय का मतलब है विपरीत प्रकृति के आवेश, जिसमें एक प्लस में दूसरा माइनस होता है। और विजातीय आवेशों में कैसा बल लगता है जी? आकर्षण बल लगता है। अब आप कहेंगे कि मैं इसको क्यों समझा रहा हूँ? उसको समझाने की आवश्यकता यहाँ पर इतनी है कि जो इलेक्ट्रॉन हम प्रयोग कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन पर भी भैया माइनस का आवेश है। कैसा? माइनस का आवेश है। अपने साथ में एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश लेकर चल रहा है जी? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश लेकर चल रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है। तो जैसे ही ये इन दोनों प्लेटों के बीच में आता है, अब देखिए ये वाली जो रूल्स हैं, माइनस व माइनस, प्लस व प्लस, आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। प्लस व माइनस आवेशों के बीच में हमेशा आकर्षण बल लगता है। वाला रूल यहाँ पर लागू हो जाता है। वो कैसे होगा? क्योंकि प्लस का आवेश है ऊपर की प्लेट पर, प्लेट नंबर 1 आप इसको मान सकते हैं, इसको प्लेट नंबर 2 आप कह सकते हैं।
तो जो पहली प्लेट आपने दी है उस पर धन आवेश है, धन आवेश होने के कारण, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश है, प्लस और माइनस युग्म में कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन यदि हम बीचों बीच से इस वैद्युत क्षेत्र के बिल्कुल बीचों बीच से एंटर कराते हैं या प्रवेश कराते हैं तो आकर्षण के कारण यह इलेक्ट्रॉन हमेशा धनावेश वाली प्लेट की तरफ को आकर्षित हो जाता है। हम तो कह रहे हैं कि ये गति करे, क्योंकि टॉपिक भी हमारा यही है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। यदि हम इस इलेक्ट्रॉन को प्लेटों के बिल्कुल बीचों बीच वाले स्थान पर एंटर कराते हैं या प्रवेश कराते हैं तो यह गति ना करके धनावेश वाली प्लेट की तरफ आकर्षित हो जाता है या कहूं चिपक जाता है। ठीक है, तो कैसा पथ बनेगा, ये आकर्षित हो जाएगा और किसी भी प्रकार की कोई गति इसमें नहीं होगी। बल तो लगेगा क्योंकि प्लस और माइनस का युग्म है। अब देखिए दूसरी प्लेट है वो ऋणावेशित है और इलेक्ट्रॉन पर भी ऋणावेश है, तो क्या है, माइनस व माइनस वाला युग्म बन रहा है, यानी सजातीय आवेशों का युग्म बन रहा है और इसमें कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अब चाहे आप जितना भी ऋणावेशित वाली प्लेट की तरफ इस इलेक्ट्रॉन को लेकर आए, इसमें आकर्षण बल लगेगा ही नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी आकर्षण बल इसमें नहीं लगेगा। कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसको गति करानी है, टॉपिक भी हमारा यही है, इलेक्ट्रॉन का या आवेशित कण का गमन पथ बताना है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो गति करे, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को ऋण आवेश वाली प्लेट के समीप एक समान वैद्युत क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब मानकर चलिए इलेक्ट्रॉन ये E है, E4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आवेशित कण है और आवेशित कण कैलकुलेशन के लिए हमने इलेक्ट्रॉन माना है। अब बीचों बीच से नहीं छोड़ेंगे, बल्कि ऋणावेशित वाली जो प्लेट है उसके समीप से एक समान वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देंगे। तो क्या होगा, ऋणावेशित वाली प्लेट तो पहले से ही माइनस वाले आवेश में है और इलेक्ट्रॉन पर भैया माइनस का चार्ज वैसे ही होता है, तो यहाँ पर तो आकर्षण होगा ही नहीं, लेकिन क्या है, ऊपर प्लस वाली प्लेट है नंबर 1, ये तो खींचेगी इसको अपनी ओर को। तो इस तरह से यह इलेक्ट्रॉन कुछ धन आवेश वाली जो प्लेट है उसकी ओर जाता हुआ प्रतीत होगा। जो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ है कुछ इस प्रकार से होगा जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब आप कहेंगे कि ऐसा ही क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो दूसरी प्लेट है वो ऋणावेशित है और इलेक्ट्रॉन भी पर भी ऋणावेश है। जब दोनों ही आवेश सजातीय होंगे तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे से दूर हटेंगे और दूसरा ऊपर वाली जो प्लेट है वो धनावेशित और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, तो दोनों ही विजातीय आवेशों का युग्म यहाँ पर बन रहा है और विजातीय आवेशों में कैसा बल लगता है जी, आकर्षण का। तो क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली प्लेट से आकर्षित होता हुआ निकल जाएगा। यहाँ तक आप समझ पाए। मानकर चलिए एंट्री करते समय, प्रवेश करते समय इलेक्ट्रॉन का वेग क्या था, v था, स्मॉल v, प्रारंभिक वेग v था, वेलोसिटी वेग। अब क्योंकि ये दो दिशाओं में गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एक तो क्षैतिज दिशा में और एक ऊर्ध्वाधर दिशा में। क्षैतिज दिशा में तो कोई भी आकर्षण नहीं है, परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में आकर्षण है। किसका आकर्षण है, क्योंकि ऊपर धनावेशित प्लेट है, धनावेशित प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का काम कर रही है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली प्लेट की तरफ आकर्षित होता हुआ गति करेगा।
इसीलिए जो आपका ऊर्ध्वाधर वेग है वो परिवर्तित होता रहेगा। मानकर चलिए एंट्री करते समय जो इलेक्ट्रॉन का वेग था वो v था, लेकिन निकलते समय इसका वेग क्या हो जाता है, v डैश हो जाता है। यह इसका ऊर्ध्वाधर वेग है, क्योंकि विस्थापन ऊर्ध्वाधर सबसे ज्यादा है, क्षैतिज में कोई भी विस्थापन नहीं है। और जब विस्थापन नहीं है तो क्या होगा, उसका वेग v होगा, क्षैतिज वेग v ही रहेगा। मैं लिख दे रहा हूं, क्षैतिज वेग क्या रहेगा, v ही रहेगा। और जो ऊर्ध्वाधर वेग है, ऊर्ध्व वेग लिख रहा हूं मैं इसको, ऊर्ध्व वेग परिवर्तित होता रहेगा। ऊर्ध्वाधर वेग परिवर्तित होता रहेगा, क्षैतिज वेग v ही रहेगा, ऊर्ध्वाधर वेग परिवर्तित होता रहेगा। कैसे परिवर्तित होगा, इसको आप पॉइंट में समझ लेते हैं। पॉइंटों में समझ लेते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, चौथा पॉइंट ये हो गया, पांचवा पॉइंट ये हो गया, छठा पॉइंट ये हो गया, सातवां ये हो गया। आप यदि इस आकृति को देखेंगे तो अलग अलग पॉइंट पर जितने भी पॉइंट मैंने माने हैं, इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रॉन का ऊर्ध्वाधर वेग अलग अलग है। क्यों है, क्योंकि जो इसकी पहली प्लेट है, धनावेशित प्लेट से इलेक्ट्रॉन की दूरी अधिक है। ध्यान देंगे, पहली प्लेट से इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो अधिक है, क्योंकि कूलॉम का नियम है, वो कहता है F प्रोपोर्शनल 1/r²। क्योंकि आकर्षण बल लगेगा, एक पर प्लस आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, तो क्या है, दोनों के मध्य आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल को दूरी के साथ कुछ इस प्रकार से संबंधित करते हैं, F प्रोपोर्शनल 1/r², यानी डिस्टेंस अगर अधिक है तो आकर्षण बल कम लगेगा। ठीक है, और इसी के माध्यम से प्रतिकर्षण बल भी ज्ञात किया जाता है। प्रतिकर्षण बल कहाँ लग रहा है, दूसरी प्लेट में इलेक्ट्रॉन के पीछे लग रहा है। डीपली समझो, क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो सकती है, कोई बात नहीं है, लेकिन डीपली आप इसको समझेंगे तो भूलेंगे नहीं कभी भी। ठीक है, तो प्रतिकर्षण बल कहाँ लग रहा है, इलेक्ट्रॉन के बीच, और जो दूसरी वाली प्लेट है, जो ऋणावेशित प्लेट है, उसके बीच में ऋणावेश होने के कारण क्या है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो प्रतिकर्षण बल ज्ञात करने का भी यही सूत्र है। आकर्षण बल के मध्य अधिक डिस्टेंस है, प्रतिकर्षण बल के मध्य कम डिस्टेंस है, जिसके कारण प्रतिकर्षण बल अधिक लगेगा। अधिक का मतलब है कि यह दूसरी वाली प्लेट तो स्थिर है, परंतु इलेक्ट्रॉन गतिमान है। तो क्या करेगी यह प्लेट, इस इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकने का काम करेगी। दूर जाओ, दूर जाओ, पास मत आओ, आकर्षित मत हो। तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर जाता हुआ प्रतीत होगा। अब मैंने पॉइंट भी बनाए हैं इसके पथ में, पहले पॉइंट पर कुछ इस दिशा में, दूसरे पर कुछ ऊपर जाता हुआ, तीसरे पर कुछ ऊपर जाता हुआ, चौथे पॉइंट पर कुछ और ऊपर जाता हुआ, पांचवें पर कुछ और ऊपर जाता हुआ, छठे पॉइंट पर कुछ और ऊपर जाता हुआ, सातवें पॉइंट पर सबसे अधिक दूर जाता हुआ प्रतीत होता है इलेक्ट्रॉन। आकर्षण बल बढ़ता जाता है, जैसे जैसे पॉइंट आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तक क्या है, आकर्षण बल बढ़ता जाएगा। उसी अनुपात में प्रतिकर्षण बल कम होता रहेगा, परंतु जो क्षैतिज वेग है वो अपरिवर्तित रहेगा, वो v ही रहेगा हमेशा। और जो ऊर्ध्वाधर वेग है, ऊर्ध्वाधर वेग परिवर्तित होता रहेगा। पहले v से एंटर किया था और बदलकर, क्योंकि जब गमन पथ इसका पूरा हो जाता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस एक समान वैद्युत क्षेत्र जो आपने E माना है उससे बाहर निकलता है, तो उसका वेग v डैश हो जाता है। अब क्या है कि v डैश होते ही क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब भी गतिमान है और वैद्युत क्षेत्र से निकल चुका है, अब वैद्युत क्षेत्र से निकलने के कारण यह स्वतंत्र हो जाएगा।
बिल्कुल फ्री हो जाएगा। अब फ्री होने के पश्चात हम ये नहीं कह सकते किस दिशा में चला जाएगा। मानकर चलिए आगे की तरफ सीधा चला जाएगा, क्योंकि आगे किसी भी प्रकार का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं लग रहा है। अब हम आकर्षण बल ज्ञात करेंगे। दूसरी वाली जो प्लेट है, सॉरी ऊपर वाली जो प्लेट है पहली जो धनावेशित है, उसके कारण y अक्ष के अनुदिश लगने वाला बल F इक्वल टू QE। लिखेंगे थ्योरी में y अक्ष के अनुदिश इलेक्ट्रॉन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पर लगने वाला इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल। वैद्युत बल नहीं लिखेंगे, वैद्युत बल वहां लिखते पता ही नहीं है आकर्षण का बल है या प्रतिकर्षण का बल है। लेकिन अब तो हमें सीधा सीधा स्पष्ट है ना, दूसरी प्लेट पहली प्लेट के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। इसलिए पता है तो लिखिए लगने वाला आकर्षण बल। कोमा लगाएंगे, सूत्र है F इक्वल टू QE। F इक्वल टू QE, परंतु इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है स्मॉल e, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, कैपिटल E, तो हो जाएगा स्मॉल e इनटू कैपिटल E न्यूटन में। यानी इलेक्ट्रॉन जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में एंट्री करेगा उस पर y अक्ष के अनुदिश F इक्वल टू स्मॉल e इनटू कैपिटल E न्यूटन का आकर्षण बल लगना शुरू हो जाएगा पहली प्लेट के कारण। ठीक है, अब क्योंकि बल लग रहा है, इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन की गति में उत्पन्न त्वरण याद करेंगे। इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन की गति में उत्पन्न त्वरण, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं केवल त्वरण, आप पूरा लिखना त्वरण, इलेक्ट्रॉन की गति में उत्पन्न त्वरण हो जाएगा। न्यूटन का दूसरा नियम प्रयोग करेंगे, वो कौन क्या होता है, F इक्वल टू एम ए हो जाएगा, A इक्वल टू F अपॉन M, A इक्वल टू F अपॉन M। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तो न्यूटन के दूसरे नियम से हो जाएगा A इक्वल टू F अपॉन M। F की वैल्यू आप यहाँ फाइंड कर चुके हैं पहले, आप इसको क्या मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 से F का मान रखने पर रखेंगे तो प्राप्त होगा A इक्वल टू F के स्थान पर स्मॉल e इनटू कैपिटल E का प्रयोग करेंगे और अपॉन में रहेगा M, तो ये इक्वेशन हो जाएगी A इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E अपॉन M। आप इसको समीकरण नंबर 2 बना सकते हैं। आगे आकर के हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। ये हम y अक्ष में कर रहे हैं, जितनी जो कैलकुलेशन हमने की है वो केवल y अक्ष में ही की है। अब आ जाइए क्षैतिज अक्ष में। क्षैतिज अक्ष में मानकर चलिए t सेकंड में चली गई दूरी इलेक्ट्रॉन के द्वारा x है, क्योंकि क्षैतिज दूरियां हैं और ऊर्ध्वाधर दूरियां हैं जो कि परिवर्तित हो रही हैं। y अक्ष में जो विस्थापन है वो सबसे ज्यादा है।
अधिकतम विस्थापन y एक्स में है, x में विस्थापन बहुत कम है। क्यों है? क्योंकि भैया इसकी जो लंबाई है वो क्षैतिज लंबाई बिल्कुल कांस्टेंट है, परंतु ऊर्ध्वाधर विस्थापन हमेशा परिवर्तित हो रहा है। ऊर्ध्वाधर विस्थापन, ये इलेक्ट्रॉन आप ऐसे मानकर चलिए, ये y एक्स है और ये x एक्स है, तो x की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है बिल्कुल, यानी जितनी ही लंबाई आपने मानी है, जितनी लंबी प्लेटें हैं उतनी ही क्या होगी, लंबाई हो जाएगी x एक्स की, परंतु ऊर्ध्वाधर जो लंबाई है वो कितनी भी हो सकती है, यानी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो क्या होगा, ऊर्ध्वाधर लंबाई इस आर्टिकल में या इस डायग्राम में परिवर्तित हो रही है, तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन सबसे ज्यादा है। क्षैतिज विस्थापन क्या है, वो कांस्टेंट है। अब हम क्षैतिज दिशा में बात कर रहे हैं, मानकर चलिए इलेक्ट्रॉन द्वारा t समय में, इलेक्ट्रॉन द्वारा t समय में चली गई क्षैतिज दूरी x है, तब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, अब देखिए क्षैतिज वेग क्या है, वो v है, तो दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय, दूरी बराबर 4 गुणा समय, 4 कितनी है, v, और समय कितना है, t है, हो जाएगा x इक्वल टू v इंटू टी। यहां से t की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन v, t इक्वल टू x अपॉन v हमको प्राप्त होगा, और हम इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3 बना लेंगे, क्योंकि 2 हम मान चुके हैं, ये हो चुकी है हमारे पास तीसरी समीकरण। अब मानकर चलिए t सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी y है, क्षैतिज दूरी तो आपने x मानी थी, मानकर चलिए ऊर्ध्वाधर दूरी y है, क्योंकि x और y अक्ष के द्वारा आपने इसको दर्शाया है, तो लिखेंगे माना ये तो क्षैतिज दूरी थी, क्षैतिज दूरी कह लो या क्षैतिज विस्थापन कह लो, बात है क्या, माना t सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी कह लो या विस्थापन बातें के y है, तब गति के दूसरे समीकरण से, अब मैं इसको साफ कर ले रहा हूं, ये केवल समझाने के लिए था। गति का दूसरा समीकरण क्या है, h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at², ये है h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at², ये कहीं माइनस कहीं पे प्लस ऐसे करते हैं गति की मतलब जो स्थिति है उसको देखते हुए, कोई वस्तु ऊपर से नीचे जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, उसी के अनुसार प्लस माइनस का प्रयोग यहाँ पर होता है, क्योंकि त्वरण धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक त्वरण को प्लस के साथ में, ऋणात्मक त्वरण को माइनस के साथ में, और जो ऋणात्मक त्वरण होता है गति को कम करने का काम करता है, उसे मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन, यानी गति को कम करने वाला कारक मंदन कहलाता है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाकर उसको शो करते हैं, परंतु h की तो कोई भी कैलकुलेशन यहाँ है ही नहीं, h के स्थान पर y यानी ऊर्ध्वाधर जो विस्थापन है वो y है, तो y का प्रयोग करेंगे, और जो प्रारंभिक वेग इलेक्ट्रॉन का वो कितना है, 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है, तो ये वाला पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 से t का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और h के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, y प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा इक्वेशन y इक्वल टू 1/2 at², कुछ इस तरह से ये इक्वेशन हमको प्राप्त हो जाएगी।
y इक्वल टू 1/2 at², क्योंकि h के स्थान पर y का प्रयोग किया, क्योंकि ऊर्ध्वाधर विस्थापन y है, वहां देखिए। और प्रारंभिक वेग जो इलेक्ट्रॉन का है वो 0 है, और 0 से t का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा ही पद 0 हो जाएगा, बचेगा केवल 1/2 at² प्लस का, तो अब भी प्लस का है। आगे क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या करेंगे, a व t का मान रखने पर, a व t का मान रखने पर रखेंगे तो प्राप्त होगा y इक्वल टू, अब यहाँ देख लीजिए y इक्वल टू 1/2। अब a की वैल्यू कितनी है आपके पास, e/m, तो स्मॉल e कैपिटल E/m, और t की वैल्यू कितनी है आपके पास समीकरण 3 में x/v, t का है स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो जाएगा, x²/v², डायरेक्ट आप कर सकते हो। x²/v², ये इक्वेशन आपको y-x में विस्थापन बताती है, और क्या बताती है, परवलय की जो समीकरण है, आप इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। अब परवलय की जो समीकरण है, परवलय की समीकरण क्या होती है, y इक्वल टू सी x² होती है। c क्या है जी, नियतांक है, और ये जो वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है 1/2 स्मॉल e कैपिटल E/m/v², ये जो वैल्यू है ये c के स्थान पर प्रयोग हो रही है। यदि समीकरण 4 व समीकरण नंबर 5 मान लीजिए आप इसको, समीकरण 4 व 5 की तुलना करेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ परवलयकार होता है। यानी ये जो इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हो रही है, ये परवलय की समीकरण की शर्तों को संतुलित कर रही है। इससे सिद्ध होता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ परवलयकार होता है। तो क्वेश्चन तो डायरेक्टली ऐसे भी आ सकता है, और कैसे आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ परवलयकार होता है, ऐसे भी आ सकता है। तो दोनों का एक ही सॉल्यूशन है, तो क्या हो जाएगा, परवलयकार हो जाएगा। यानी कण जो इलेक्ट्रॉन आपने माना है उसका पथ इस समय कैसा दर्शा रहा है, परवलयकार प्रतीत हो रहा है। तो सिद्ध होता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ परवलयकार होता है। तो यहां से ये बात आपने सिद्ध की है। क्षैतिज दूरी कितनी है, x है, क्योंकि क्षैतिज अक्ष को क्या माना है आपने, x माना है, और यही क्या है, क्षैतिज अक्ष प्लेटों की लंबाई है। क्षैतिज अक्ष क्या है, प्लेटों की लंबाई है। तो क्या करेंगे, x जहां पर भी है वहां पर हम l का प्रयोग कर सकते हैं। माना प्लेटों की लंबाई L है, प्लेटों की लंबाई L है, तब समीकरण कौन सी से, 4 से। समीकरण 4 से क्या करेंगे, समीकरण 4 में क्या करेंगे, x के स्थान पर L रखेंगे, L यदि आप रखेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, y इक्वल टू 1/2 स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m, और x आ गया, x के स्थान पर आप L का प्रयोग कीजिए, तो L² अपॉन V²।
कुछ इस तरह से ये इक्वेशन आपको प्राप्त होगी। आपने x के स्थान पर l इसलिए माना है क्योंकि जो प्लेटों की लंबाई है वो क्या हो जाएगा, क्षैतिज विस्थापन हो जाता है। जितना ही क्षैतिज विस्थापन होगा उतनी ही प्लेटों की लंबाई भी होगी। आप इसको क्या मान सकते हैं, समीकरण नंबर 5 बनाइए, इसको अच्छा मान लीजिए। समीकरण नंबर 6, कितने भी इक्वेशन आप मान सकते हो, स्वतंत्र हो, क्योंकि आगे हमको इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन गतिमान है, प्लेटों के बीच में है ना, तो गतिमान है, मानकर चलिए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज k। तो क्या होगा, k = 1/2 mv²।